हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 फिर एक बार देखेंगे। इसकी वीडियो पहली वाली वीडियो भी है, वो भी अच्छी है, लेकिन ये है कि उसमें क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें, जैसे कि इमेज क्लियर नहीं हो रही है। इस वजह से मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है। तो आप इसे भी देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि क्लास 9th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। फिर पदार्थ के भौतिक स्वरूप, मतलब भौतिक रूप से पदार्थ को कैसे विभाजित किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। फिर हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि 5 अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाओं की खोज की है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर पदार्थ की इन अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की इन अवस्थाओं में परिवर्तन, क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे पदार्थ पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब पदार्थ की अवस्था पे तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर वाष्पीकरण। इसमें हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है और कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उदाहरण हम पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। जैसे मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है। वहीं अगर आप किसी और चीज़ में, प्लास्टिक के बॉटल में पानी रखते हैं तो वो ठंडा नहीं होता, लेकिन मटके का पानी गर्मियों में आप रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ये कैसे संभव होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय जो तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन का प्रभाव हम पढ़ेंगे, उसी में हम गलनांक पढ़ लेंगे, गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ लेंगे और क्वथनांक पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ लेंगे। तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर के अंदर आपको पदार्थ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा आप जान जाएंगे, गलनांक जान जाएंगे, क्वथनांक जान जाएंगे, और साथ ही साथ आप टेम्परेचर मापने की इकाई जो होती है केल्विन, सेल्सियस, ये सब भी जान जाएंगे इसमें। फिर वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज की क्लास में हम बस छोटा सा इंट्रो क्लास ही लेंगे कि पदार्थ के बारे में पढ़ लेंगे, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ लेंगे। तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट ये सब अलग अलग होती हैं। तो आप देखते होंगे जितनी भी चीज़ें हैं, सजीव, निर्जीव, जो भी चीज़ें आप देखते होंगे अपने आसपास, तो वो क्या है, वो सब पदार्थ से ही मिलके बने होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया पदार्थ का। जितनी भी वस्तुएं आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें पदार्थ से मिलके बनी होती हैं। जैसे इसको कैसे आप देख सकते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का कण, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं, पदार्थ से ही मिलके बने हैं। अब जब पदार्थ के बारे में हमने जान लिया कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो सब पदार्थ से मिलके बनी होती हैं, वैज्ञानिकों जिस सामग्री से बनी होती हैं, तो वैज्ञानिकों ने उसे नाम दे दिया पदार्थ का। ठीक है, तो अभी हम
अब अगर इतना हमने जान लिया कि सभी वस्तुएं जो जिस सामग्री से मिलके बनी होती हैं उसका नाम पदार्थ है, तो पदार्थ का अगर पदार्थ को जाने और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पदार्थ सभी ऊपर लिखी जितनी भी वस्तुएं उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान भी घेरती हैं, मतलब आयतन भी होता है उसका। तो पदार्थ के बारे में आपने क्या जाना कि पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और पदार्थ जो होता है वो कुछ स्थान घेरता है, यानी उसका आयतन होता है। तो अब हमने जान लिया कि अपने विश्व की सारी अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं वो जिस सामग्री से बनी होती हैं, वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया पदार्थ। और पदार्थ का द्रव्यमान होता है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। अब देखिए, प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि पदार्थ 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे उन्होंने पंच तत्व कहा। वो पंच तत्व क्या थे? वायु, वो पंच तत्व थे वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से जितनी भी सामग्रियां हैं, ऐसा भारतीय दार्शनिकों ने कहा था। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने जितनी भी सामग्री है वो इन्हीं से मिलके, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन्हीं से मिलके बनी होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलके बना होता है और मरने के बाद इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें आप देखते हैं, पदार्थ जो होता है वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना होता है, और चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। यूनानी दार्शनिक जो थे उनका भी यही मानना था कि पंच तत्व से मिलके बना होता है, और वो पंच तत्व क्या थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। अभी जो मॉडर्न वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को उनके भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया। मतलब 2 तरीके से वर्गीकृत किया, पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति या गुण के आधार पर। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और रासायनिक पहलुओं को हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर अब ये हमारा इंट्रो क्लास था, पदार्थ के बारे में आपने जान लिया, और अभी हम जानेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप में सबसे पहला कि पदार्थ जो होता है, जो हमने जाना था कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वो पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, तो कैसे कणों से मिलकर बना होता है, इसको जानने के लिए ये देखते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक ये थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, मतलब कंटिन्यूटी होती है उसमें, और दूसरी विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। तो ये 2 विचारधाराओं में क्लैश था कि क्या पदार्थ लकड़ी की तरह सतत कंटिन्यूअस टुकड़ों की तरह सतत हैं या फिर रेत के कणों के समान हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है कि आप एक 100 बीकर लीजिए, 100 ml का, और बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें और उसमें नमक या चीनी का घोल उसमें डाल दें। अब आप देखेंगे कि नमक या चीनी का घोल डालने पे बीकर के जो जल का स्तर है, आपने 100 ml का बीकर लिया था, आधा निशान लगाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो अगर तो इससे ये क्या पता चला कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं होती है उसमें, जबकि वो रेत के कणों के समान होते हैं। रेत के कणों के समान होते हैं, इसी वजह से वो क्या हुआ, पानी में घुल गया और उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिल गया कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे हैं, लकड़ी की तरह सतत नहीं है, बल्कि रेत के समान कणों से मिलके बने हैं। तो हमने जाना पदार्थ के बारे में देख लिया, फिर हमने देख लिया कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो कणों से मिलके बने होते हैं। दूसरा देखते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अगर ये पदार्थ कण से मिलके बने होते हैं तो इनके कण कितने छोटे हैं, बड़े हैं, क्या इनका शेप क्या है। तो इसके लिए ये वाला क्रियाकलाप देखते हैं हम लोग। पोटेशियम परमैंगनेट की 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। फिर इस घोल में लगभग
10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। तो जब आप ऐसा करते हैं, पहले आपने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लिए, आपको शायद नहीं मिलेगा तो आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आप एक बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में ले लीजिए, डेटॉल के कुछ बूंदे डाल दीजिए, लगभग 1 ढक्कन डाल दीजिए, और फिर क्या कीजिए कि एक अलग बकेट में फिर से पानी रखिए, प्लेन पानी, और उससे एक मग निकालिए जिस बाल्टी में आपने डाला है डेटॉल की बूंदे, उससे एक मग निकाल के फिर उस जो पानी बिल्कुल प्लेन है उसमें डालिए। तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको डेटॉल की स्मेल आती है। फिर आप उसको और डाइल्यूट करेंगे, मतलब और पानी ऐड करेंगे, दूसरे बर्तन में डालेंगे तो भी उसकी महक आपको उसमें आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और उनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखिए डेटॉल वाला क्रियाकलाप दिया है, इससे भी कर सकते हैं आप। फिर अब हम अगला टॉपिक हमारा आएगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण मतलब हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि पदार्थ क्या है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं, पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं आपको अपने आसपास दिखती हैं, वो जिस सामग्री से मिलकर बनी होती हैं, वैज्ञानिकों ने उस सामग्री को नाम दिया पदार्थ। पदार्थ का कुछ न कुछ आयतन होता है तथा द्रव्यमान होता है तथा आयतन होता है, क्योंकि स्थान घेरता है। फिर हमने देखा कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हमने देखा कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और फिर पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अभी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 गुण होते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इन तीनों अभिलाक्षणिक गुणों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इन 3 टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइए, और आपको अगर समझ में आया और ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।